बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है बेटा जी, वो टॉपिक है सेकंड एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ के अंदर हम चूँकि एप्लीकेशंस को डिस्कस कर रहे थे, और एप्लीकेशंस मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर जैसा कि बताया कि हम इसके अंदर 3 एप्लीकेशंस डिस्कस करेंगे, और वो जो तीनों एप्लीकेशंस हैं उसमें हमने कैलकुलेट क्या करना है, हमने कैलकुलेट करना है द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। और वो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की जो वैल्यू होगी किसी भी पॉइंट के ऊपर, वो ड्यू टू सम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होगा। यानी कि आपने जो फर्स्ट एप्लीकेशन देखी थी, फर्स्ट एप्लीकेशन के अंदर आपसे कहा गया था कि जो मेटेलिक स्फीयर है, उस मेटेलिक स्फीयर के आउटर सरफेस के ऊपर जो है वो चार्जेस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। तो बेसिकली एक तरह की चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन थी। तो आपने उस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से जो मेटेलिक स्फीयर था उसके अंदर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करनी थी। तो आपके पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की जो वैल्यू आई थी वो 0 थी। आज हम क्या कैलकुलेट करेंगे? आज हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे नियर एन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी नियर एन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। तो मैं सपोज कर लेता हूँ कि हमारे पास ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट के ऊपर आपने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, और ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट इस इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज से कुछ डिस्टेंस r के ऊपर मौजूद है। तो ज़्यादा डिस्टेंस के ऊपर लेकर जाएंगे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वीक हो जाती है। हम ये कैलकुलेट करना चाहते हैं कि इस इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज के करीब इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी है। ये तो हम जानते हैं कि इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मौजूद होगी, और जैसे जैसे आप किसी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से या किसी चार्ज ऑब्जेक्ट से दूर जाते हैं तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है वो वीक होना शुरू हो जाती है। आप एक्सप्रेशन जानते हैं दैट E इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वीक होना शुरू हो जाती है। वो एक सिंगल चार्ज से रिलेटेड था, लेकिन अब आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है उसकी वजह से हमारे पास जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है इस पॉइंट P के ऊपर, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो पॉइंट P है ये इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से कुछ डिस्टेंस के ऊपर मौजूद है। यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना होगा। अब हमारी कंसीडरेशन क्या है? हमारी कंसीडरेशन ये है, जैसे कि आपने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। एक इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज के नज़दीक किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है। तो हम उस इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज का एक फाइनाइट पोर्शन कंसीडर कर लेते हैं। दोबारा से सुने ये बात, हमने उस इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज का एक फाइनाइट पोर्शन, ये फाइनाइट पोर्शन हमने कंसीडर कर लिया। अब इनफाइनाइट शीट को तो ड्रॉ नहीं किया जा सकता, तो हमने उस इनफाइनाइट शीट का एक फाइनाइट पोर्शन, एक लिमिटेड पोर्शन जो है वो कंसीडर कर लिया, और इस लिमिटेड पोर्शन को यूज़ करते हुए हम इसके नज़दीक किसी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैलकुलेट कर लेंगे। मेथड क्या है? मेथड वही है जिस तरीके से हमने लास्ट टाइम कुछ स्टेप्स को फॉलो करते हुए इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को फाइंड किया था, बिल्कुल उसी तरीके से आपने आज भी इस एप्लीकेशन के अंदर भी इन्हीं चारों स्टेप्स को फॉलो करना है, और इन चारों स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप एट दी एंड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो हम अब 1 बाय 1 इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं। अब सबसे पहले देखें, हमने जो फाइनाइट पोर्शन कंसीडर किया हुआ है, ये फाइनाइट पोर्शन पॉजिटिव चार्जेस की शीट का है। अब आपने फर्स्ट स्टेप में क्या करना था? आपने फर्स्ट स्टेप के अंदर गॉसियन सरफेस को कंसीडर करना था। फर्स्ट स्टेप है कंसीडरेशन ऑफ गॉसियन सरफेस। आपने गॉसियन सरफेस को कंसीडर करना है। तो इस केस में यानी कि इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज के नज़दीक किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए हमने जो गॉसियन सरफेस कंसीडर किया, दैट गॉसियन सरफेस इज़ इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर। दैट गॉसियन सरफेस इज़ इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर। सपोज कर लें कि ये सिलेंड्रिकल सरफेस है। इस सिलेंड्रिकल सरफेस को आपने कहाँ से पास करवा दिया? इस सिलेंड्रिकल सरफेस को आपने उस चार्ज शीट में से पास करवा दिया। इसका एक साइड जो है वो चार्ज शीट के एक तरफ है, और इसकी जो दूसरी साइड है वो चार्ज शीट के दूसरी तरफ है। तो ये सिलेंड्रिकल सरफेस, इस सिलेंड्रिकल सरफेस को, ये हमने इससे पहले भी डिस्कस किया था कि हम अपनी कन्वीनियंस के मुताबिक जो ज्योमेट्रिकल शेप है गॉसियन सरफेस की वो कंसीडर करते हैं अपनी कन्वीनियंस के मुताबिक, जहाँ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करना इजी होगा। जैसा कि हमने लास्ट टाइम जो पहली एप्लीकेशन थी उसके अंदर हमने जो गॉसियन सरफेस कंसीडर किया था वो गॉसियन सरफेस स्फेरिकल फॉर्म में था, तो वहाँ से हमारे लिए जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसकी वैल्यू कैलकुलेट करना ईजी थी। इसी तरीके से इस केस में जो हमने कंसीडरेशन की है गॉसियन सरफेस की, गॉसियन सरफेस इज़ इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर। आप ऐसे समझ लें जैसे कि एक शीट थी, उस शीट में से आपने क्या पास करवा दिया? उस शीट में से आपने एक सिलेंडर को पास करवा दिया। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या था। नेक्स्ट स्टेप ये था कि आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू फाइंड करनी थी थ्रू डेफिनेशन।
अब ये गॉसियन सरफेस की एक करैक्टरिस्टिक ये भी है कि गॉसियन सरफेस उस पॉइंट को इनक्लोज करता है जिस पॉइंट पर आपने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैलकुलेट करना होती है। तो ये भी देख लें नेक्स्ट स्टेप पे जाने से पहले कि हमारे पास जो पॉइंट P था जहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को फाइंड करना था, वो पॉइंट P असल में गॉसियन सरफेस के एक एंड फेस के ऊपर ही मौजूद है। गॉसियन सरफेस का एक एंड फेस कौन सा? ये एंड फेस, और इस एंड फेस के ऊपर वो पॉइंट P मौजूद है जिस पॉइंट P के ऊपर आपने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। इसका मतलब है कि गॉसियन सरफेस उस पॉइंट को इनक्लोज कर रहा है जहाँ पर आप E की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं। अब सेकेंड स्टेप क्या है बेटा जी? सेकेंड स्टेप ये है कि हमने जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है वो थ्रू डेफिनेशन करनी है। अब हम क्या करेंगे? हमने इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू डेफिनेशन जब हम ये फाइंड करेंगे तो हम इस पूरे सरफेस को, ये जो हमारे पास गॉसियन सरफेस है दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर, इस पूरे सरफेस को हम 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। वो 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं? होल सरफेस इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। हम इस पूरे सरफेस को 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रहे हैं। वो 3 पार्ट्स देख लें। एंड फेस 1, यानी कि इसका एक एंड फेस ये है, इसको हम एंड फेस 1 का नाम दे रहे हैं। एंड फेस 2, इसका जो दूसरा फेस है गॉसियन सरफेस का वो ये है, इसको हम एंड फेस 2 का नाम दे देंगे। और जो हमारे पास तीसरा सरफेस है वो बेसिकली कर्व्ड सरफेस है, यानी कि अगर मैं इसको कंसीडर कर लूँ कि ये एक बेसिकली सिलेंडर है, तो इस सिलेंडर का एक एंड फेस ये है बेटा जी, ये एक एंड फेस, दूसरा एंड फेस ये है, और तीसरा जो सरफेस है वो इसकी ये कर्व्ड सरफेस है, ये कर्व्ड सरफेस। तो हमने इस पूरे सिलेंडर को, पूरे गॉसियन सरफेस को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इसकी जो कंप्लीट सरफेस है वो एक पार्ट यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको हमने एंड फेस 1 कह दिया, इसको एंड फेस 2 कह दिया, और ये जो थर्ड सरफेस है वो बेसिकली कर्व्ड सरफेस को रिप्रेजेंट करती है। अब हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है इस गॉसियन सरफेस में से, तो आपको ये पता होना चाहिए कि एंड फेस 1 में से कितना फ्लक्स पास कर रहा है, एंड फेस 2 में से कितना फ्लक्स पास कर रहा है, और कर्व्ड सरफेस में से कितना फ्लक्स पास कर रहा है। जब हम इन तीनों सरफेसेस के फ्लक्स को ऐड अप कर देंगे तो हमारे पास पूरे गॉसियन सरफेस में से पास होने वाला जो फ्लक्स है उसकी वैल्यू आ जाती है। तो हम 1 बाय 1 इन तीनों फ्लक्स को कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम ये वाला पॉइंट ये कंसीडर कर लेते हैं, ये जो आपके पास एंड फेस है, इस एंड फेस से जो पास होने वाला फ्लक्स होगा उसको हम φ1 कह देते हैं। अब ये सारी जो कैलकुलेशन है ये बाय डेफिनेशन आ जाएगी। सो थ्रू एंड फेस 1, ये हमने एंड फेस 1 सेलेक्ट कर लिया, इसके ऊपर हमने बाय डेफिनेशन फ्लक्स कैलकुलेट किया, तो हमारे पास एक्सप्रेशन है φ1 इज इक्वल्स टू E डॉट A, डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर। अब आप यहाँ पर गौर करेंगे, इस पॉइंट के ऊपर आपने देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर इन दोनों के दरमियान बनने वाला एंगल कितना है, क्योंकि आप जानते हैं कि जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आता है फ्लक्स 1 इज इक्वल्स टू E मल्टीप्लाई बाय ए कॉज ऑफ थीटा। नाउ व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ थीटा? अगर आप गौर करें बेटा जी तो हम जानते हैं कि ये जो पॉजिटिव चार्ज शीट है, इस पॉजिटिव चार्ज सीट से जो हमारे पास इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स होंगी वो किस तरफ मूव करेंगी। फॉर एग्जांपल देखें, अगर आपके पास इस तरीके से 2 पैरेलल प्लेट्स होती, एक प्लेट के ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्जेस मौजूद होते और दूसरी प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्जेस मौजूद होते, तो इनके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह की होती? इनके दरमियान जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स है वो बिल्कुल इस तरीके से स्ट्रेट होती हैं। ये इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, हम कॉर्नर्स की बात नहीं कर रहे, कॉर्नर्स के ऊपर तो आपको बता चुका हूँ कि वो फ्रिंजिंग इफेक्ट होता है, लेकिन हम सेंटर वाली जो फील्ड है उस सेंटर वाली फील्ड की बात कर रहे हैं कि पॉजिटिव से जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स होती वो बिल्कुल स्ट्रेट होती हैं, किसकी तरफ? नेगेटिव प्लेट की तरफ। तो यहाँ पर आपके पास अगर एक पॉजिटिवली चार्ज शीट है तो इससे जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स है बेटा जी वो किस तरफ मूव करेंगी? इससे जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स है वो इस डायरेक्शन में मूव करेंगी। ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट मैंने इस तरीके से ड्रॉ कर दिया, यानी कि इस पॉजिटिव चार्ज शीट से इस तरफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इस तरफ भी स्ट्रेट होंगी, और इस पॉजिटिव चार्ज शीट से जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स है वो इस तरफ भी क्या होंगी? यहाँ पर भी बिल्कुल स्ट्रेट इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इस तरीके से मूव करेंगी। कहने का मतलब ये है कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी नहीं है जो कि कर्व्ड सरफेस को क्रॉस कर रही हो। वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो इसके एक्सिस के ही, इसके अंदर जो एक्सिस है वो इसके एक्सिस के ही क्या हैं? पैरेलल हैं। कर्व्ड सरफेस को कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस नहीं कर रही। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो इस तरीके से हैं तो आप देखें कि यहाँ पर हमें जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मिलेगी, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस एंड फेस 1 को इस तरीके से क्रॉस करेंगी।
तो एंड फेस 1 में से इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा होगा। अब अगर मैं एंड फेस 1 का नॉर्मल कंसीडर करूं तो ये नॉर्मल किस डायरेक्शन में होगा? फॉर एग्जांपल आपके पास ये था एंड फेस 1, तो इसका जो नॉर्मल है वो नॉर्मल भी इसी डायरेक्शन में और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी इसके अंदर से इसी डायरेक्शन में पास कर रही हैं। इस वजह से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर इन दोनों के दरमियान जो बनने वाला एंगल होगा वो एंगल 0 डिग्री का होगा। याद रखिएगा जो मैंने इंपॉर्टेंट सेंटेंस इसके अंदर बोला, जो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताया वो क्या था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो इस सिलेंड्रिकल सरफेस के एक्सिस के पैरेलल हैं, इस सिलेंड्रिकल सरफेस के एक्सिस के पैरेलल हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो इस सरफेस को इस तरीके से क्रॉस करेंगी, तो जिस डायरेक्शन में नॉर्मल उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी। इस वजह से हम कह सकते हैं कि इस एंड फेस में से फ्लक्स पास हो रहा होगा और उस फ्लक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? φ1 = E × A। अब हम एंड फेस 2 को सिलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो टोटल गॉसियन सरफेस में से फाइंड करना है, पूरे गॉसियन सरफेस में से फ्लक्स की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। अब हम एंड फेस 2 जो है इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ये हमारे पास था एंड फेस 1 और ये है एंड फेस 2। अब आपने एंड फेस 2 में से पास होने वाला जो फ्लक्स है वो कैलकुलेट करना है। दोबारा से हम बाय डेफिनेशन अप्लाई करेंगे, तो बाय डेफिनेशन φ2 = डॉट प्रोडक्ट ऑफ E एंड A। अब आप दोबारा से यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी? E × A cos ऑफ थीटा। अब थीटा की वैल्यू यहाँ पर कितनी? दोबारा से देखिए वही सिचुएशन बन रही है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो इस पॉजिटिवली चार्ज शीट से इस डायरेक्शन में मूव करेंगी, ऐसे इस डायरेक्शन में, और ये जो एंड फेस है इस एंड फेस का जो नॉर्मल है वो इसी डायरेक्शन में। यानी कि अब मैंने ये वाला जो एंड फेस था, ये एंड फेस इसको मैंने डील कर लिया है, अब मैं इसकी बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर इसका जो नॉर्मल होगा, ये मुझे क्रॉस सेक्शनल एरिया नज़र आ रहा है सामने से, तो इस क्रॉस सेक्शनल एरिया का जो नॉर्मल होगा वो मेरी तरफ होगा, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी इसके एक्सिस के पैरेलल हैं, वो भी इस एरिया को इस डायरेक्शन में क्रॉस कर रही हैं। तो नॉर्मल भी इसी डायरेक्शन में और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी इसी डायरेक्शन में। इस वजह से दोनों के दरमियान बनने वाला जो एंगल है वो यहाँ पर भी कितना है? दैट इज़ ऑल्सो 0 डिग्री। तो हमारे पास जो फ्लक्स 2 है उसकी वैल्यू भी कितनी आ जाती है? उसकी वैल्यू भी आ जाती है E × A। अब हमने 2 फ्लक्स जो हैं वो कैलकुलेट कर लिए हैं। अब हम थर्ड वन की तरफ मूव करते हैं, यानी कि जो इस सिलेंड्रिकल सरफेस का कर्व्ड पार्ट है, ये जो कर्व्ड पार्ट है इसमें से कितना फ्लक्स पास कर रहा है। अब एक बहुत सिंपल सा सेंटेंस वो ये कि अगर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो इसके एक्सिस के पैरेलल हैं तो फिर कोई भी ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं होगी जो कि इस सरफेस को क्रॉस कर रही होगी, ऐसे कर्व्ड पार्ट को क्रॉस कर रही होगी। तो कर्व्ड पार्ट जो है, जो कर्व्ड सरफेस है, उसको कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस नहीं करती। अब ज़रा आप यहाँ पर गौर करें, जो कर्व्ड सरफेस है, अगर मैं सपोज कर लेता हूँ मैं इसके ऊपर एक थोड़ा सा जो एरिया है उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, एक पैच कंसीडर कर लेता हूँ। वो जो पैच है, अगर मैं यहाँ पर एक पैच ड्रॉ करूँ तो उसका नॉर्मल किस तरफ होगा? उसका नॉर्मल ऐसा होगा, जबकि इसमें से जो फील्ड लाइंस है वो कैसे पास कर रही हैं? वो इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में पास कर रही हैं। तो एंगल कितना बनेगा नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान? 90 डिग्री का। जैसा कि देखें मैंने यहाँ पर एक पैच जो है वो कंसीडर कर लिया है, और इस पैच को अगर आप गौर करें तो इसका नॉर्मल किस तरफ होगा? इसका जो नॉर्मल होगा वो ऐसे होगा, आउटवर्ड। उस नॉर्मल को मैंने बोर्ड के ऊपर इस तरीके से ड्रॉ किया है, लेकिन जो नॉर्मल है वो किस तरीके से? दैट इज़ आउट ऑफ द प्लेन ऑफ बोर्ड। अब देखें कि इस नॉर्मल में से क्या इस पैच एरिया में से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो इस पैच एरिया को क्रॉस कर रही हैं? क्या इस सरफेस को क्रॉस कर रही हैं? तो आंसर है नो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो एक्सिस के पैरेलल हैं। तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और नॉर्मल के दरमियान जो बनने वाला एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा। पैच इस तरह का, उसका नॉर्मल जो है वो ऐसे है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में मूव कर रही हैं या इस डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि जो एंगल की वैल्यू आएगी वो कितनी होगी? दैट इज़ 90 डिग्री। और cos 90 डिग्री 0 के इक्वल होता है। इस वजह से हमारे पास जो फ्लक्स 3 है, फ्लक्स 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? दैट बिकम्स इक्वल टू 0। अब आप इस पूरे कर्व्ड सरफेस में से इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट कर चुके हैं। आपने कर्व्ड सरफेस में से भी फ्लक्स फाइंड कर लिया, आपने एंड फेस 1 में से भी फाइंड कर लिया, आपने एंड फेस 2 में से भी फाइंड कर लिया। तो हम इन तीनों फ्लक्स को क्या करेंगे? ऐड करेंगे और हमारे पास नेट फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी। सो टोटल फ्लक्स बाय डेफिनेशन हमारे पास कितना आया? टोटल फ्लक्स आया φ1 + φ2 + φ3। φ1 और φ2 इन दोनों की वैल्यूज़ क्या थी? E × A + E × A। जबकि जो कर्व्ड सरफेस था, कर्व्ड सरफेस में से कोई भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास नहीं हो रहा था, तो हमारे पास टोटल फ्लक्स बाय डेफिनेशन आ जाएगा
2 मल्टीप्लाई बाय ई मल्टीप्लाई बाय ए। अब इसके बाद देखें कि हमारे पास थर्ड स्टेप क्या है। थर्ड स्टेप है बेटा जी इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू गॉसेस लॉ। आपने गॉसेस लॉ को यूज़ करते हुए इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो वैल्यू है उसको कैलकुलेट करना है। तो हम जानते हैं कि थ्रू गॉसेस लॉ जो है वो हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे फाइंड करते हैं। गॉसेस लॉ हम अप्लाई कर देंगे। गॉसेस लॉ क्या कहता है? गॉसेस लॉ ये कहता है द टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस इज इक्वल्स टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड। टोटल चार्ज एनक्लोज। तो आप देखें कि यहाँ पर कुछ चार्ज है जो कि इस गॉसियन सरफेस ने क्या किया हुआ था, इस गॉसियन सरफेस ने कुछ चार्ज को एनक्लोज किया हुआ था। अब जैसा कि हम जानते हैं कि इस पूरी शीट के ऊपर जो चार्जेस हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। इसका मतलब है कि इस पूरी शीट के ऊपर जो चार्ज डेंसिटी है वो एक जैसी है, उसको हम सरफेस चार्ज डेंसिटी का नाम देंगे। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी को कैसे डिफ़ाइन किया जा सकता है? सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है सिग्मा, इसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको इक्वल किया जाता है, इसको डिफ़ाइन किया जाता है चार्ज पर यूनिट एरिया। अगर लीनियर चार्ज डेंसिटी होती तो हम चार्ज पर यूनिट लेंथ कहते, अगर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होती तो हम चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम कहते। लेकिन इस वक्त हम चूँकि सरफेस के साथ डील कर रहे हैं, आपके पास एक शीट है चार्जेस की, तो वहाँ पर हम सरफेस चार्ज डेंसिटी को डिफ़ाइन करेंगे। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है दैट इज़ इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया। अब आप यहाँ से Q की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास Q की वैल्यू क्या आ जाएगी? अगर मैं सपोज़ कर लूँ कि हमने वो चार्ज कैलकुलेट करना है जो चार्ज इस गॉसियन सरफेस ने इनक्लोज किया हुआ है, तो वो चार्ज बेसिकली कितना है? वो चार्ज है सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय एरिया। तो हमारे पास चार्ज की वैल्यू आ जाती है। तो ये वो चार्ज था जो कि गॉसियन सरफेस ने इनक्लोज किया था, चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस, जिसको हमने किसके इक्वल कर दिया? सिग्मा मल्टीप्लाई बाय एरिया। अब आप देखें आपके पास दूसरी इक्वेशन ये आ चुकी है। आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू गॉसेस लॉ वो भी कैलकुलेट कर लिया और इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाय डेफिनेशन आप वो भी फाइंड कर चुके हैं। अब आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपने इन्हीं दोनों फ्लक्स को कंपेयर कर देना है। तो आपके पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू आ जाएगी। तो हमने कंपेयर कर दिया 2E मल्टीप्लाई बाय ए फ्लक्स इज इक्वल्स टू फ्लक्स सिग्मा ए डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। दोनों जगह पर आप एरिया को क्या कर देंगे? कैंसिल आउट कर देंगे और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के साथ जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा था इसको हम राइट साइड पर शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा E इज़ इक्वल्स टू सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये है वैल्यू इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की इस पॉइंट P के ऊपर। अगर आपसे ये पूछ लिया जाता है कि बताएं इस पॉइंट P के ऊपर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एग्जिस्ट तो करती है लेकिन कितनी है, तो आप कहेंगे सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी के लिए फिर हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ती है। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इन वेक्टर फॉर्म इज इक्वल्स टू सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू आर यूनिट वेक्टर। आर यूनिट वेक्टर इसकी डायरेक्शन वही होगी जो कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन है, यानी कि ये आर यूनिट वेक्टर ही बता रहा होता है कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या है। अब इस केस में आप जैसा कि देख रहे हैं दैट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज़ अवे फ्रॉम द चार्ज शीट। तो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो आर यूनिट वेक्टर है, आर यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन भी यही है। इस पॉइंट P के ऊपर आर यूनिट वेक्टर को भी हम उसी डायरेक्शन में ड्रॉ करेंगे, दैट इज़ अवे फ्रॉम द चार्ज शीट। यहाँ तक थी आपकी ये सेकंड एप्लीकेशन। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो है वो हम इसकी थर्ड एप्लीकेशन की तरफ जाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।